तो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है सर। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, जो कि आपके पोस्ट आर एन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का बायोकेमिस्ट्री। इसका आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इसमें हम जितने भी चीज़ें पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। दो तरह की केमिस्ट्रीज होती है, एक केमिस्ट्री है, एक बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये आगे इंशाल्लाह हम एमसीक्यूज में इसको डिस्कस करेंगे भी। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे साथ केमिस्ट्री के टाइप्स है। एक हमारे साथ नॉर्मल जो केमिस्ट्री है, ठीक है, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म की केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं आउटसाइड द बॉडी। और एक हमारे साथ होती है बायोकेमिस्ट्री, जो कि इनसाइड सेलुलर रिएक्शन वगैरह के बारे में जिसमें हम बात करते हैं, तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आर एन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, इसके हम यूनिट वाइज एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ एमसीक्यूज मौजूद है, जिसमें एमसीक्यू नंबर 1 है, जिसमें कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब एटॉमिक पार्टिकल से क्या मुराद है। आप लोगों ने बचपन से एक डिफिनीशन जो है वो सुनते भी आ रहे होंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर। एटम जो है ये मैटर का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, या द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अब जब एटम कि हम मज़ीद इसकी स्टडी करते हैं तो एटम जो है ये हमारे साथ, मिसाल के तौर पर ये एक एटम है। एटम के सेंटर में हमारे साथ क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। फिर एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे साथ शेल होते हैं, और उन शेल्स में हमारे साथ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर मूवमेंट कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह से अगर आप न्यूक्लियस के अंदर देखें तो न्यूक्लियस के अंदर आपको दो एलिमेंट या दो कंपोनेंट या दो पार्ट या सब एटॉमिक पार्टिकल जो है मिलेंगे, जिसमें एक को हम क्या कहते हैं? एक को हम प्रोटॉन कहते हैं और दूसरे को हम न्यूट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यूज में आपसे पूछ रहे हैं कि मंदरजा झेल में से कौन सा जो है हमारे साथ एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल में नहीं आता, या एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन ये आपके पास आते हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल भी मेंशन किया गया है। तो मॉलिक्यूल जो है ये आपके एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। ठीक है, क्लियर है? एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ आ जाते जी हैं। सर। एमसीक्यूज नंबर 2 में कहते हैं कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, अब आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर का। अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर देखे हो, लेक्चर के दौरान मैंने इन चीज़ों को आप लोगों को डिफाइन करके बताया है। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ क्या है? एक एटम है। इस एटम के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे साथ क्या है? शेल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट कर रही है। अब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कितनी तादाद है, या न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने तादाद में मौजूद है? तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो या प्रोटॉन्स की तादाद हो किसी एटम में, तो जितनी तादाद में वो मौजूद होती है, तो इसको सिंपली अल्फाज में हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर अब आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे साथ जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ जो कार्बन है, कार्बन के एटम को अगर हम देखें तो कार्बन के एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल होते हैं, तो इन शेल में हमारे साथ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर मूवमेंट कर रही होती है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 6 प्रोटॉन जो है इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, सो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए कि 6 है। तो 6 का मतलब ये है कि इसमें हमारे साथ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूवमेंट कर रहे होते हैं, या न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होती है उसकी तादाद कितनी होती है?
6 होती है। तो इस वजह से 6 जो है ये हमारे साथ क्या है, एटॉमिक नंबर है किस चीज़ का, कार्बन का। समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके। क्वेश्चन 3 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट दैट रिटेन इट केमिकल प्रॉपर्टीज। जाहिर बात है, कहते हैं कि हमारे साथ आ, मंदरजेल में से कौन सा जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट का, जो जिसके प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहते हैं, उसमें चेंजेस नहीं आते, ठीक है। तो वो हमारे साथ एटम है, जो कि स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया कि एटम हमारे साथ क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट या द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है एटम। तो एटम आपके पास करेक्ट ऑप्शन आता है। 4 में कहते हैं कि व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड। तो कुछ चीजें ऐसी है जिसको आपने रट्टा लगा के उसको आपने याद करना होता है, ठीक है। तो ये बाय चांस अगर आते हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए। वैसे इसके आने के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो कहते हैं कि हमारे साथ जो गोल्ड है, जो सोना है, इसका जो केमिकल सिंबल है जिसके ज़रिए हम गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है, तो वो हमारे साथ एयू है। एयू ये हमारे साथ केमिकल सिंबल है गोल्ड का, ठीक है। हर जगह पर तो हम पूरा स्पेलिंग गोल्ड नहीं लिख सकते ना, तो सिंपली गोल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एयू लिखते हैं। MCQs 5. How many electrons can the first shell of an atom hold? तो ये भी आपको थोड़ा बहुत जो है इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे साथ जो एटम होता है, मिसाल के तौर पर ये एक एटम है। इस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के बाद पहला शेल होता है, या एनर्जी शेल इसको हम कहते हैं, या एनर्जी लेवल इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द जो पहला एनर्जी लेवल होता है या शेल होता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ जो है इस शेल में रख सकता है और 2 से ज़्यादा नहीं रख सकता। फिर अगर इसके बाद ये दूसरे शेल को देखें तो दूसरे शेल में कम से कम जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है इस शेल में जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं। इसी तरह से तीसरे शेल में जो है ना 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं। मतलब ये है कि इसके लिए हमारे साथ एक फार्मूला है 2n और +1, इस तरह से कोई फार्मूला है जो कि अभी मेरे माइंड से निकला हुआ है, लेकिन कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो पहला शेल या एनर्जी लेवल होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं, वो आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो ऑप्शन ए इसमें आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा, सही है। एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। एमसीक्यू 6 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब मिक्सचर की यहाँ पर बात हो रही है, तो मिक्सचर भी हमारे साथ दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर हम उस मिक्सचर को कहते हैं, मिसाल के तौर पर आपने पानी एक गिलास में लिया और उस पानी में आपने जो है ना क्या किया, उस पानी में आपने चीनी मिलाई, ठीक है। स्टार्ट में अगर आप देखते हैं तो चीनी बिल्कुल बॉटम में बैठी हुई होती है, आपको नज़र आ रही होती है, लेकिन जब 1-2 मिनट के लिए आप उस पानी को मिक्स करते हो तो वो चीनी उसमें डिज़ोल्व होके सारा का सारा वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आपको चीनी नज़र नहीं आती, फिर एक ही सोल्यूशन वो बन जाता है। तो बिल्कुल एक जैसे दोनों लगते हैं, ठीक है, सेम लगते हैं। तो इस वजह से हमारे साथ वो मिक्सचर जिसमें हमारे साथ सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होने के बाद बिल्कुल सेम लगते हो, एक जैसे लगते हो, उसमें आप फ़र्क नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो इसका हमारे साथ जो बेस्ट एग्जांपल है वो ऑप्शन ए है, साल्ट इन वाटर। आप जो है नमक को पानी में डालें तो वो नमक पानी में डिज़ोल्व होके बिल्कुल मिक्स हो जाता है, फिर आपको नमक नज़र नहीं आता, ठीक है। तो बिल्कुल सेम ही आपको एक ही चीज़ आपको नज़र आती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। या पानी में जो है ना चीनी आपने डाल दी, कोई भी ऐसी चीज़ आपने डाल दी जो कि पानी में मुकम्मल डिज़ोल्व होके बिल्कुल गायब हो जाए, तो ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और जो कि गायब नहीं होती, बॉटम में बैठ जाती है या पानी के तह के ऊपर होती है या पानी के दरमियान में जो है वो तैर रही होती है और आप जो है उसमें वाज़ेह तौर पर फ़र्क कर सकते हो, तो ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रो मीन डिफरेंट और होमो मीन सेम।
ठीक है। तो होमोजीनियस मतलब सेम सोल्यूशन, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट सोल्यूशन, ठीक है, डिफरेंट चीजों का सोल्यूशन बना हुआ हो। तो ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है एमसीक्यूज नंबर 6 में। माइक म्यूट करें। व्हाट इज द फार्मूला फॉर वाटर? कहते हैं कि माइक म्यूट करें, माइक। एमसीक्यू 7 में कहते हैं कि हमारे साथ जो वाटर है इसका फार्मूला क्या है, तो ये तो आप सबको पता है कि H2O जो है ये हमारे साथ क्या है, फार्मूला है वाटर का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस? मंदरजेल में से कौन सा जो है वो हमारे साथ नोबल गैस कहलाती है, ठीक है, नोबल गैस। तो वो ऑप्शन दे के अभी हम इसको डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज 8 में। तो हीलियम जो है ये हमारे साथ क्या है, नोबल गैस में आते हैं, ठीक है। जिस आपके पास जनरल नॉलेज के लिए आपको ये इतना पता होना चाहिए कि हीलियम क्या है, ये नोबल गैस कहलाती है। एमसीक्यूज नंबर 9, व्हाट इज द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन? अच्छा जी, पहली बात ये है कि आप लोगों को जो है पीएच के बारे में पता होना चाहिए। पीएच स्टैंड फॉरवर्ड, पीएच से क्या आता है, किसी को पता है? पीएच स्टैंड फॉरवर्ड, पीएच स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और पीओएच से हमारे साथ क्या आता है, पावर ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन। ये दोनों टर्म जो है आपको पता होना चाहिए। पीएच जो है ये हमारे साथ एक ऐसा स्केल होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी सॉल्यूशन की जो एसिडिटी होती है या बेसिसिटी होती है उसको हम मेजर करते हैं। पीएच की अगर हम स्केल की बात करें, स्केल की, ठीक है, तो पीएच का जो टोटल स्केल रेंज होता है तो वो 0 से लेकर, ठीक है, या आप कह सकते हैं 0 नहीं, 1 से लेकर, सॉरी, 0 से लेकर 14 तक होता है। ये हमारे साथ पीएच का पूरा स्केल है। अब अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच जो है वो हमारे साथ क्या हो, 7.34 से लेकर 7.45 तक हो, तो इसका मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन की जो एसिडिटी बेसिडिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो है, और ये सॉल्यूशन हमारे साथ कहलाएगी न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब अगर पीएच वैल्यू जो है ये हमारे साथ क्या होती है, अगर पीएच वैल्यू जो है ये हमारे साथ ऊपर जाती है या नीचे आती है तो इससे क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ पीएच वैल्यू है। अगर पीएच वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज से मुराद ये है कि 7.35 से नीचे आती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन जो है वो किस तरफ जाएगा, एसिडिक एसिडिक एसिडिटी की तरफ जाएगा। वेरी गुड। ये ऐसी चीज़ें हैं कि इसको अगर आप लोग यहाँ पर सीखेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी आपको फिर किसी भी जगह पर आपको इसमें नहीं पकड़ सकते। अच्छा जी, बिल्कुल इसी तरह से अगर पीएच वैल्यू जो है ये हमारे साथ 7.45 से ऊपर जाती है, 7.45 से, तो एसिडिटी, तो सोल्यूशन हमारे साथ क्या होगा, बेसिक होगा, बेसिक होगा। हाँ जी, अल्कलाइन होता है। एसिडिटी नहीं होगी, बेसिडिटी होगी, बेसिक होगा, अल्कलाइन होगा, ठीक है। वेरी गुड। तो ये दो चीज़ें बस आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ आपको पीएच नॉर्मल रेंज पता होना चाहिए 0 टू 14 तक। दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल हमारे साथ न्यूट्रल सॉल्यूशन पीएच वैल्यू क्या होती है, तो 7.35 से लेकर 7.45 तक है, ठीक, या 7.34 से लेकर 7.45 तक ये हमारे साथ क्या है, नॉर्मल न्यूट्रल सोल्यूशन पीएच वैल्यू है। फिर अगर कोई वैल्यू पीएच वैल्यू जो है 7.45 से 7.34 से नीचे आती है तो सोल्यूशन एसिडिटी होगा। अगर 7.45 से ऊपर जाती है तो सोल्यूशन हमारे साथ क्या कहलाएगी, बेसिक सोल्यूशन कहलाएगी। तो अच्छा जी, एमसीक्यूज नंबर 9 में कहते हैं कि व्हाट इज द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन? न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच क्या होता है, 7 में होता है। वैसे तो 7.34 से लेकर 7.45 तक होती है, लेकिन वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, जस्ट 0, 7, 14 और -1 मेंशन किया गया है। तो आपने फिर 7 को क्या करना होगा, मार्क करना होगा। ऑप्शन बी आपके साथ सही आएगा।
10 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, मंदरजेल में से कौन सा जो है फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर आप क्या लेते हैं, फ्रिज से बर्फ निकालते हैं, उस बर्फ को जब आप स्टार्ट में निकालते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, थोड़ा टाइम गुजरने के बाद वही सॉलिड फॉर्म में जो बर्फ होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पानी के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो ये इसका क्या हुआ, फिजिकल जो कंडीशन थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। सो यही यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मंदरजेल में से कौन सा हमारे साथ फिजिकल चेंज है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का, बर्फ का मेल्ट हो जाना, बर्फ का पिघल जाना, इसको हम क्या कहते हैं, ये फिजिकल चेंज कहते हैं। 11 में कहते हैं व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम, सोडियम के लिए जो केमिकल सिंबल यूज होता है तो वो क्या है, आपको पता है कि हमारे साथ क्या है, सोडियम के लिए केमिकल सिंबल क्या है, Na है। Na रिप्रेजेंट, Na मीन ये हमारे साथ सोडियम है। और Cl का मतलब क्या है, क्लोराइड, क्लोराइड, वेरी गुड। Cl का मतलब है क्लोराइड। और K का मतलब क्या है, पोटाशियम, और Ca का मतलब क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम, और Mn का मतलब क्या है, मैंगनीज। और Mg का मतलब क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, सही है, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हमारे साथ क्या है, इसको हम कहते हैं केमिकल सिंबल, इसको हम क्या कहते हैं, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस केमिकल। मुख्तलिफ केमिकल्स को जब, या मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को जब हम सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम कहते हैं सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि सोडियम के लिए सिंबल कौन सा यूज होता है, Na यूज होता है। तो ऑप्शन बी आपके पास सही आएगा। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं। MCQs नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर नंबर 1 पढ़ा हो, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में, तो लेक्चर नंबर 1 के स्लाइड, बिल्कुल लास्ट स्लाइड में मैंने आपको एसिड और बेसिक सोल्यूशन के करेक्टरिस्टिक्स जो है वो बताए हैं। तो एसिड की खसूसियत ये है कि जब हम इसको मिलाते हैं किसी सोल्यूशन में तो ये अपना कलर चेंज करती है, ये ब्लू लिटमस से चेंज होके रेड में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑप्शन ए इसमें आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये हमारे साथ एसिड की करेक्टरिस्टिक्स है। 13 में कहते हैं व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर मीथेन, मीथेन के लिए केमिकल फार्मूला क्या है, CH4 है। मतलब ये है कि एक कार्बन जो है, एक कार्बन एट अ टाइम इसने क्या किए होते हैं, 4 हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्डिंग की होती है। तो इस वजह से इसका जो केमिकल सिंबल है वो क्या है, CH4 है। मतलब ये है कि मीथेन में हमारे साथ एक कार्बन, सेंट्रल कार्बन होता है और इसने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाई होती है। तो इस वजह से इसको हम CH4 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन डी इसमें क्या आएगा, सही आएगा। MCQs नंबर 15, सॉरी 14, what which subatomic particle carries a positive charge, पॉजिटिव चार्ज कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल पर होता है, प्रोटॉन पर होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर हमारे साथ पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर हमारे साथ नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको नेगेटिव, पता होना चाहिए। 15 में कहते हैं व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर आयरन, आयरन के लिए जो केमिकल सिंबल यूज होता है तो ये भी आपको पता है, Fe। ठीक है, Fe जो है ये हमारे साथ क्या है, केमिकल सिंबल है आयरन का, जिसके जरिए हम आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं। 16 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज क्या है, तो वही क्वेश्चन दोबारा आया है, फिजिकल चेंज। अच्छा जी, एक फिजिकल चेंज है, एक केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज का तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। केमिकल चेंज में हमारे साथ क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर जंग का लग जाना, जंग आलूद होना जाना। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक केमिकल प्रोसेस के जरिए ये आयरन पर जंग लगता है। तो इस वजह से आयरन जो है वो जब जंग आलूद हो जाता है तो उसका कलर जो है रेड रेड हो जाता है और थोड़ा सा जो है ना वो हो जाता है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये हमारे साथ एक केमिकल चेंज प्रोसेस होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आएगा।
17 में कहते हैं व्हाट इज द फार्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो तेजाब है वो उसका आपसे पूछ रहे हैं, तो तेजाब का फार्मूला क्या है? H2SO4। ये हमारे साथ क्या SO4 है? सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला है। ऑप्शन सी इसमें आपके पास क्या आएगा? सही आएगा। कोई कंफ्यूजन है? नो सर। अच्छा जी, वेरी गुड। आ जाते हैं मजीद आगे। एमसीक्यूज नंबर हमारे साथ कौन सा है? 17। अच्छा जी, 18 है। एमसीक्यूज 18 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटालाइड। मंदरजेल में से कौन से एलिमेंट जो है वो मेटालाइड है? मेटालाइड मतलब मेटल नेचर है उसकी। एक होते हैं मेटल, एक होते हैं नॉन मेटल। मेटल्स की मिसाल, मेटल की खसूसियत ये होती है कि ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। इससे बिजली जो है आसानी से पास हो सकती है। हीट जो है इसको, ये हीट को क्या करती हो? ट्रांसफॉर्म करती है, ठीक है। और गुड कंडक्टर होते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी, और हीट ट्रांसफार्मर भी होते हैं, सही है। तो मेटालाइड है। और नॉन मेटालाइड मतलब जो नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है, जिससे हीट पास ना हो सकती हो, ठीक है। और जो कि हीट भी पास ना हो सकती हो और हीट भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती हो, और इसके साथ साथ जो है ना बेड कंडक्टर हो फॉर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी उससे ना गुजर सकती हो। जैसे कि हमारे साथ जो होता है, क्या कहते हैं, जो लकड़ी, लकड़ी जो होती है इससे बिजली पास नहीं होती है ना, तो वो हमारे साथ नॉन कंडक्टर है, ठीक है। अच्छा जी, तो मेटलाइड में हमारे साथ सिलिकॉन जो है ये क्या है? मेटलाइड है। 19 में कहते हैं व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ टेबल साल्ट। तो नॉर्मली हमारे साथ जो टेबल साल्ट है उसको हम सोडियम क्लोराइड से ही रिप्रेजेंट करते हैं, NaCl, ठीक है। 20 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैस। गैस के हमारे साथ बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी गैस की ये है कि इसका कोई ख़ास शेप नहीं होता। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि गैस जो है ये ओवरऑल कंटेनर स्पेस को क्या कर लेती है? उसकी जगह को घेर लेती है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी गैस की ये है कि इसमें मॉलिक्यूल की जो सीक्वेंस है, जो अरेंजमेंट है, वो इर्रेगुलर फॉर्म में होती है, इर्रेगुलर होते हैं। एक यहाँ पर, एक वहाँ पर, एक इधर, दूसरा उधर, ठीक है। तो इर्रेगुलर फॉर्म में ये मौजूद होते हैं मॉलिक्यूल्स, एटम, गैस के। चौथी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि हाईली कंप्रेसिबल है। गैस मॉलिक्यूल जो है चूंकि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इस वजह से ये एक दूसरे से, इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो थोड़ा सा भी आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बहुत आसानी से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। तो गैस की प्रॉपर्टी में हमारे साथ जो मेन प्रॉपर्टी वो है क्या? हाई कंप्रेसिबिलिटी। ऑप्शन सी इसमें आपके पास सही आएगा। 21 में कहते हैं व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टडिंग केमिस्ट्री इन नर्सिंग। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमारा फील्ड जो है वो नर्सिंग है, हम नर्सिंग में इन केमिकल्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं? इसमें इसकी जो है नर्सिंग प्रोफेशन में क्या इम्पोर्टेंस है? तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देखें, जो मेडिकेशन आप लोग पेशेंट्स को देते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल सलाइन आप पेशेंट्स को देते हैं, ठीक है, तो उन नॉर्मल सलाइंस में क्या होते हैं? यही इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें होते हैं, यही केमिकल सब्सटेंसेस उसमें होते हैं, एक ख़ास प्रॉपर मिकदार में, प्रॉपर डोज में उसमें वो मौजूद होते हैं। तो एनी केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हुए आप किसी भी किस्म के सॉल्यूशन में मौजूद जो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन होती है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन का बॉडी पर किस तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं, कैसे वो बॉडी को असरअंदाज करती है। तो केमिस्ट्री को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस को इफ़ेक्टिव नहीं बना सकते। तो केमिस्ट्री जो है वो नर्सिंग प्रोफेशन में इसलिए ज़रूरी है कि इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो मेडिकेशन होते हैं उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है कि ये मेडिसिन किस चीज़ से बने हैं, ठीक है, इसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए जो है हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री को नर्सिंग प्रोफेशन में स्टडी करते हैं। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा जी, वेरी गुड।
आ जाते हैं एमसीक्यूज़ 22 की तरफ। एमसीक्यूज़ 22 में कहते हैं कि व्हाई इज़ अ नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट फॉर नर्सेज? नर्सेज के लिए केमिस्ट्री के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? देखिए वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने इस दूसरे स्लाइड में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है? वही क्वेश्चन दोबारा से दूसरे स्टेटमेंट के ज़रिए जो है ना यहाँ पर मैंने मेंशन किए। कहते हैं कि नर्सेज के लिए केमिस्ट्री को समझना, केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज का होना नर्सेज के लिए क्यों ज़रूरी है? तो इसलिए ज़रूरी है कि इट एड्स इन अंडरस्टैंडिंग ड्रग इंटरेक्शन एंड साइड इफ़ेक्ट। जो मुख्तलिफ़ किस्म के सोडियम क्लोराइड पर मुश्तमिल मेडिकेशन होते हैं, मैग्नीशियम पर मुश्तमिल कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गए, ठीक है? इसी तरह से पोटाशियम क्लोराइड हो गए जो कि आईसीयू वगैरह में हम देते हैं, ठीक है? इसी तरह से हमारे साथ विटामिन हो गए, डोब्यूटामिन हो गए, एपिनेफ्रिन हो गए, नॉर एपिनेफ्रिन हो गए, ये सारे केमिकल्स हैं। अब ये केमिकल कैसे हमारी बॉडी पर मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करती है, जैसे कि अगर हम देखें हमारे साथ जो कैल्शियम ब्लॉकर्स होते हैं या चैनल ब्लॉकर्स होते हैं जिसमें आपके पास जो है ना सोडियम आ जाते हैं, सही है? तो इसमें आपके पास कैल्शियम आ जाते हैं, ठीक है? जो कि कंट्रैक्टिलिटी, हार्ट कंट्रैक्टिलिटी को क्या करती है? इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप इन केमिकल्स को सही तरह से पढ़ेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करेंगे। तो केमिस्ट्री, नर्सिंग प्रोफेशन में केमिस्ट्री को स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि किस तरह की केमिकल जो है वो हमारी बॉडी में किस तरह के इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करती है, कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है। तो इसलिए हम नर्सिंग प्रोफेशन में केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। 23 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन नर्सिंग? सो केमिस्ट्री असिस्ट नर्सेज इन इंटरप्रेटिंग लैब रिजल्ट। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अब आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि 3 डिफरेंट किस्म के स्टेटमेंट जो है मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ पेश किए, और तीनों की अगर कनेक्शन को आप देखें तो तीनों की कनेक्शन में जो है क्या है? तीनों की कनेक्शन में नर्सिंग प्रोफ़ेशन के हवाले से बात हो रही है कि आखिर इस केमिस्ट्री को हम नर्सिंग प्रोफ़ेशन में क्यों स्टडी करते हैं? तो इस क्यों का जवाब जो है ना डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है? मैंने किए हैं। तो यहाँ पर आप कहते हैं कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री को अगर हम नर्सिंग प्रोफेशन के बेस पर अगर इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? केमिस्ट्री असिस्ट नर्सेज इन इंटरप्रेटिंग लैब रिजल्ट। जब आप पेशेंट की आरबीसीज़ ले लेते हैं, ठीक है? ब्लड ले लेते हैं और लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा देते हैं, तो लेबॉर्ट्री टेस्ट आने के बाद फिर आप उन लैब टेस्ट को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं ना, जिसमें आपको कहते हैं कि बॉडी में जो है ना, जो लिवर फंक्शन टेस्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल्स देखने को मिलते हैं। यूरिया हो गए, अमोनिया हो गए, ठीक है? इसी तरह से हमारे साथ जो है ना क्रिएटिन लेवल हो गया, सही है? क्रिएटिन है कि क्रिएटिनिन है? क्रिएटिन लेवल हो गया, सही है? इसी तरह से जो लिवर फंक्शन टेस्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट में हम मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स जो है उसको देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आया लिवर जो है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है या किडनी जो है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप केमिस्ट्री को सही तरह से आपने समझा हो। तो लैब रिज़ल्ट वग़ैरह को इंटरप्रेट करने के लिए, समझने के लिए केमिस्ट्री पर आपका अबूर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 24 में कहते हैं हाउ डज़ केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट टू पेशेंट केयर इन नर्सिंग? सो बाय अलोइंग नर्सेस टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। तकरीबन ये चौथा क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट जो है मैंने अलग-अलग करके यहाँ पर मेंशन किए, जिनका जवाब बिल्कुल एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है और सेम ही है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि केमिस्ट्री जो है, कि कैसी केमिस्ट्री जो है हम एक पेशेंट की जो केयर हम कर रहे होते हैं उसमें कंट्रीब्यूट करती है, रोल प्ले करती है। तो केमिस्ट्री के ज़रिए जो है हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो मेडिसिन्स होते हैं उनके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं पेशेंट की बॉडी के फंक्शंस पर, तो उसको समझने में हमें जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करती है केमिस्ट्री, ठीक है? तो ऑप्शन बी इसमें आपके पास क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन आएगा, सही है? ऑप्शन बी। एमसीक्यूज़ 25, which aspect of chemistry is particularly relevant to nursing practice? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अब हम बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
आपके प्रोटीन्स आ जाते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, आपके लिपिड्स आ जाते हैं, आपके हार्मोन्स आ जाते हैं, आपका न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं। तो बॉडी के जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर डेफिनेशन को हम देखें तो वो केमिकल सब्सटेंसेस जो कि मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने हो, या मेनली उसके कंपोजिशन में कार्बन जो है वो मौजूद हो। तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे कंपाउंड को, ऐसे कंपाउंड की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इसमें आपके पास करेक्ट आएगा। 26 में कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस concerned with the substances of which matter is composed, the investigation of their properties and reactions, and the use of such reactions to form new substances is called। यहाँ पर केमिस्ट्री की डिफिनीशन आपको अब बताई जा रही है। कहते हैं कि केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री ये हमारे साथ साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम उन तमाम सब्सटेंसेस के बारे में बात करते हैं जो कि मैटर से बने होते हैं, और उसकी जो खसूसियात होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, और किस तरह से रिएक्शन के बाद उससे नए प्रोडक्ट्स जो है वजूद में आते हैं। तो इस तरह के सब्सटेंसेस की जब हम स्टडी करते हैं, इस तरह की सब्सटेंसेस की जब हम मुताला करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस तरह की स्टडी को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। ये डिफिनीशन आपको याद होनी चाहिए आपके एग्जाम में। ये जो डिफिनीशन है ये हर हाल में आई है, ठीक है। तो आपने केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में जो है कंफ्यूज नहीं होना। केमिस्ट्री में यहाँ पर अगर इस पूरे डिफिनीशन को देखिए, कहीं पर भी आपको ये वर्ड नजर नहीं आया होगा, इन द लिविंग सेल। इन द लिविंग सेल वर्ड जो है आपको इस डिफिनीशन में नजर नहीं आया होगा। तो इसका मतलब ये है कि लिविंग सेल्स के अंदर नहीं है, ये लिविंग सेल्स के बाहर बात हो रही है, बॉडी से बाहर की बात हो रही है, लेबोरेटरीज में बात हो रही है, लेबोरेटरीज लेवल पर बात हो रही है। तो ये है केमिस्ट्री। अगर यही डिफिनीशन होती और आखिर में लिखा होता कि विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर ये रिएक्शन वगैरह के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, तो फिर आप इसको केमिस्ट्री नहीं कहते, फिर आप इसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड्स के बेस पर इसमें डिफरेंस आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ेंगे और इसको मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस की समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? जी सर, आ रही है समझ। ओके, वेरी गुड, वेरी यस सर। वेरी गुड। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 28, सॉरी 27, कहते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। तो ये तो स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया, एटम जो है ये हमारे साथ स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है मैटर का, या आप इसको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर। मंदरजेन में से हमारे साथ कौन सा जो है मैटर के स्टेट्स में नहीं आता? आपको पता होना चाहिए कि मैटर के हमारे साथ टोटल कितने स्टेट्स हैं? Anyone? Three states are solid, liquid and gas. यस। 3 स्टेट्स है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मतलब ये है कि 3 स्टेट्स है, लेकिन अभी जो है एक नया स्टेट इसमें ऐड हुआ है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो अभी प्लाज्मा। हाँ, कॉमनली अगर बात हो रही है तो आप 3 स्टेट्स को मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है 4 स्टेट में इसमें आया हुआ है। तो 4 स्टेट हैं हमारे साथ मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस और आखिर में हमारे साथ प्लाज्मा, ठीक है। तो ये 4 स्टेट है आपके पास मैटर के, ठीक है। अगर ऑप्शन में आया हो कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर ऑफ मैटर, ठीक है, तो ऑप्शन में है 2 स्टेट, ऑप्शन में है 3 स्टेट, ऑप्शन में है 1 स्टेट, या ऑप्शन में आपको दिया गया है कि नॉन ऑफ, तो फिर आपने 3 लगाने हैं। लेकिन अगर 4 ऑप्शन में है तो फिर आपने 4 को टेक करना होगा। 29 में कहते हैं विच ऑफ व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड एंड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ये डिफिनीशन जो है ये Solid. सॉलिड की है। इस वर्ड को Solid. हटा के, इस वर्ड को हटा के आप यहाँ पर लिखे सॉलिड। सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर जिसमें हमारे साथ जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में, वो एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली उसने बॉन्डिंग की होती है, जिसकी वजह से उसकी अपनी एक ख़ास शेप और उसका अपना एक ख़ास वॉल्यूम होता है। मैटर हम किसे कहते हैं?
कोई भी चीज़ जो कि जगह को घेरती हो और उसका क्या हो, वज़न हो, ठीक है? तो इसको हम body मैटर mass कहते हो. हैं। हाँ, हैविंग मास एंड वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मैटर। तो सॉलिड जो है ये हमारे साथ वो मैटर है जो कि जगह को भी घेरती है, इसका मास भी होता है, इसका अपना ख़ास शेप भी होता है, ठीक है? और इसके पार्टिकल एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली बॉन्ड किए हुए होते हैं जिसके बेस पर इसका शेप बनता है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आता है। 30 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिक्सचर इज ट्रू। तो मिक्सचर का भी मैंने आपको कहा था कि हमारे साथ क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर के बारे में कहते हैं कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। मिक्सचर जो है, मिक्सचर इसको हम जो है फिजिकल मेथड्स के ज़रिए अलग कर सकते हैं। जैसे कि हमने सैलेड बनाया होता है ना, वेजिटेबल सैलेड्स, तो उसमें हमारे साथ प्याज भी होते हैं, उसमें बदरंग भी होते हैं। बदरंग को क्या कहते हैं, क्यूकम्बर, फर्स्ट में उसको बदरंग कहते हैं, ठीक है? और इंग्लिश में उसको क्यूकम्बर कहते हैं, और उर्दू में उसको क्या कहते हैं यार, वो मुझे नहीं आता। खीरा। कीरा, हाँ, कीरा। उर्दू में उसको कीरा कहते हैं, ठीक है? तो और ये भी उसमें ऐड होता है, इसी तरह से उसमें जो है ना क्या कहते हैं, चिली भी ऐड हुई होती है। चिली मतलब पश्तो में उसको मरचकी कहते हैं, मरचकी, ठीक है? और उर्दू में उसको क्या कहते हैं यार, अ हरी मिर्च. हरी मिर्च, हाँ, हरी मिर्च भी उसमें मौजूद होती है। और इसके साथ-साथ तो मतलब ये है कि ये सारे मिक्स करके इसका एक मिक्सचर बन गया है। तो इसको आप सबको अलग-अलग भी कर सकते हो, फिज़िकली आप उसको अलग कर सकते हो। तो इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं इसको हम मिक्सचर कहते हैं, ठीक है? अच्छा जी, 31, अ सॉल्यूशन इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ मिक्सचर। सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर 2 अलग चीज़ें आपने मिलाई और मिलाने के बाद उससे एक चीज़ बन गई। वो बिल्कुल एक जैसे हो गई, वो दोनों चीज़ें मिलके एक जैसे हो गई, तो इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं इसको हम होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम नज़र आते हैं। चीनी को मिलाने से पहले हमारे साथ चीनी सॉलिड फॉर्म में था और पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में था। चीनी को पानी में डाल दिया, ठीक है? तो चीनी पिघल के क्या हो गई, पानी के साथ पानी-पानी हो गई, ठीक है? तो एमसीक्यूज़ नंबर 32 हम डिस्कस कर रहे थे, तो होमोजीनियस मिक्सचर का तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? होमोजीनियस मिक्सचर का कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। फिर इसी तरह से एमसीक्यूज़ 32 में कहते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड हो गए, ठीक है? एलिमेंट हो गए, ठीक है? इसी तरह से हमारे साथ अगर हम मैटर की बात करें, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक छोटा-सा स्केच बनाने की कोशिश करता हूँ, आप ज़रा इसको देखें पहले। मैटर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किस चीज़ से, एम से। ये हमारे साथ मैटर है। मैटर की जो है क्लासिफिकेशन हुई है 3 चीज़ों में। एक हमारे साथ क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किस चीज़ से, ई से। किस चीज़ से रिप्रेजेंट करता हूँ? ई से। दूसरे हमारे साथ जो है ना, दूसरी जो क्लास है मैटर की, उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। Mixture. अच्छा जी, एलिमेंट को अगर आप मज़ीद आगे क्लासिफ़ाई करें तो इससे हमारे साथ आते हैं कंपाउंड। क्या आते हैं? कंपाउंड। अब अगर आप एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट जो है ये हमारे साथ प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर को कहते हैं। द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड एलिमेंट। जिसको अगर हम इसकी क्या करें, इस मुख्तलिफ एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग करना चाहें, तो इसको अलग करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शंस कराने पड़ते हैं, केमिकल प्रोसेसेस कराने पड़ते हैं। उससे जो है हमें एलिमेंट्स को गुजारना पड़ता है, तब जो है ये जाके क्या होता है, एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे कि मैंने मिक्सचर की एग्ज़ाम्पल आपको कही कहा था कि हमारे साथ जो वेजिटेबल होते हैं, क्या कहते हैं, सैलेड वेजिटेबल, इसको जो है इसको एक दूसरे से अलग करने के लिए आपको केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हाथ से ही आप कीड़े को अलग कर देते हैं मिक्सचर से, सैलेड को अलग कर देते हैं मिक्सचर से, इसके साथ-साथ जो है टमाटर को अलग कर देते हैं, प्याज़ को अलग कर देते हैं। तो फिज़िकल के रिएक्शन, ये फिज़िकल प्रोसेस के ज़रिए आपने क्या किए, इसको अलग कर दिए। तो यहाँ पर जो है
हमारे साथ एलिमेंट क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। फिर इसी एलिमेंट का जो हमारे साथ क्लास है जिसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड भी, ये भी हमारे साथ वही क्या है, एलिमेंट से बने हुए हमारे साथ क्या है, मैटर है, ठीक है। तो इसको भी अलग करने के लिए हमें जो है ना केमिकल रिएक्शन की ही ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि हमारे साथ मंदरजेल में से कौन सा जो है वो कंपाउंड के करेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता। तो कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, मतलब ये है कि कंपाउंड को हम मिक्सचर की तरह एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारे साथ जो है ना कंपाउंड की खसूसियात के हवाले से सही ऑप्शन नहीं है। तो इस वजह से ऑप्शन ए को हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। क्वेश्चन की समझ आ गई आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. ओके, वेरी गुड। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और मज़ीद एमसीक्यूज़ नंबर 33 की तरफ आ जाते हैं। तो वही क्वेश्चन दोबारा आया है, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर वाटर, तो H2O है, सही है। 34 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज जो है वो हमारे साथ क्या था, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू लिक्विड। जो बर्फ होता है वो जब पानी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, एक प्रोसेस के ज़रिए, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। इसी तरह से हमारे साथ आयरन का ज़ंग आलूद हो जाना, उस पर ज़ंग का लगना, ये केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो रस्टिंग से मुराद ये है कि ज़ंग आलूद होना, रस्टिंग जो है ये हमारे साथ फिजिकल चेंज में नहीं आता बल्कि केमिकल चेंज में आता है। तो इस वजह से हमारे साथ MCQ 34 जो है ये क्या है, MCQ 34 में ऑप्शन सी जो है ये हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन आता है। 35 में कहते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम अ सॉलिड टू अ गैस। कहते हैं कि हमारे साथ वो प्रोसेस जिसमें एक सॉलिड जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में, गैस में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। पहले तो एक फेज होता है कि सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से फिर गैस में, और गैस से फिर वेपराइज होके, ठीक है, चला जाता है। लेकिन ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होते हो लिक्विड, सॉरी डायरेक्टली कन्वर्ट होते हो गैस में, तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर हम मेल्टिंग फेज कहेंगे। अगर सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद कन्वर्ट होते हैं गैसियस फॉर्म में, तो इसको हम इवापोराइजेशन कहेंगे। अगर लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होने के बाद दोबारा से जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। देखिए, तो जो यूनिट वाइज एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं जिस तरीके से, तो आप खुद ही बताएं कि इससे आप लोगों को समझ भी आ रही होंगी, ठीक है। और ऐसे-ऐसे चीज़ें जो हैं आप यहाँ पर जो है ना सीख रहे हैं, जो कि आपके स्लाइड्स में भी इतने डिटेल से मैंने वो मेंशन नहीं किए। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये यूनिट वाइज़ एमसीक्यूज़ है, इसको अगर आप लोग समझ के याद करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे आपका पेपर क्लियर ना हो। क्लियर तो होगा ही होगा, लेकिन जीपीए भी आप लोगों की इसके साथ बहुत अच्छी आएगी, ये बात आप याद रखें। 36 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ अ वुड, ये जो वुड होता है हमारे साथ लकड़ी, ये जब जलती है, ठीक है, तो इसकी जलने की वजह से वो जो सॉलिड फॉर्म में वुड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, वो एक दूसरे शेप में और एक दूसरे क्या कहते हैं मेटर में कन्वर्ट होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोयला कहते हैं, या कुछ और उसके लिए हम कहते हैं वो जो ब्लैक कलर में होता है, कोल। कोल होता है कि क्या होता है, कोल तो नहीं होता, कोल तो तारकोल को कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि ये हमारे साथ क्या है, एक केमिकल चेंज। अभी एग्जांपल मेरे माइंड में नहीं आ रहा, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर लेता। 37 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस जो है ऑलरेडी, अगर आप साल्ट वाटर को देखें तो मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर से रिलेटेड ये एग्जांपल आपको दिया गया है। यहाँ पर अगर ईयर को देखें तो ईयर में भी आपके साथ मुख्तलिफ गैसेस जो है वो मिक्स हुए होते हैं, तो प्योर में नहीं है। अगर आप गोल्ड को देखें तो गोल्ड जो है आप इसको क्या कह सकते हैं, प्योर कह सकते हैं। सॉइल में भी हमारे साथ मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, तो ऑप्शन सी इसमें आपके साथ क्या आएगा, प्योर सब्सटेंस में ऑप्शन सी जो है ये आपके साथ करेक्ट आएगा। अच्छा जी, एक और पॉइंट,
अगर आप लोग अपने पोस्ट आरएन के पास पेपर्स को देखें तो पोस्ट आरएन के पास पेपर में एक कॉमन एमसीक्यू जो कि हर एग्जाम में आया है वो 38 है। व्हाट टाइप ऑफ मैटर इज एयर इज। एयर के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट जो है अक्सर और अमूमन जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, एयर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कह देते हैं। अगर एयर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता तो फिर शायद हम अभी सांस ना लेते, ठीक है। एयर जो है ये हमारे साथ एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे साथ मौजूद जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन 21% में होता है, कार्बन 0.04% में होता है, नाइट्रोजन जो है 71% में होता है, ठीक है। इसी तरह से और बहुत सारे एलिमेंट इसमें होते हैं, तो अपने एक ख़ास रेशो के साथ वो मौजूद होते हैं। तो ये सारे रेशो मिलके हमारे साथ क्या बनता है, एक 100% सोल्यूशन इसका बनता है, जिसमें हम जब सांस लेते हैं तो हमें फील नहीं होता कि इसमें हमारे साथ दूसरे मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट गैसेस भी मौजूद है। जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है वो हमारी बॉडी ले लेती है, और बाकी जो है इसको हमारी बॉडी दोबारा से क्या कर लेती है, बॉडी से एलिमिनेट कर देती है। तो एयर जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अपने माइंड में ये याद रखें, ठीक है। किसी भी जगह आपसे पूछे कि एयर इज विच टाइप ऑफ मिक्सचर, एयर जो है ये किस किस्म की मिक्सचर है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। आप लोगों के माइंड में ये याद रहना चाहिए, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं? Yes, sir, inshallah. ओके, वेरी गुड। रहेगा सर। ओके, वेरी गुड। 39 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड की एग्जाम्पल क्या है, वाटर है। वाटर जो है ये किस चीज से बना है, H2O से बना है। मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर ये हमारे साथ एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो वाटर जो है ये हमारे साथ क्या है, कंपाउंड है, सही है। जब दो या दो से यस ज्यादा सर। एलिमेंट कंबाइन होते Yes, हैं sir. तो इससे हमारे साथ क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। वन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ कंपाउंड। तो कंपाउंड की डिफिनीशन भी मैंने आपको बता दी जो कि आपको याद होनी चाहिए। अच्छा जी, 40 MCQs है। what type of matter is a salad with different vegetable mixed together। ये तो एग्जांपल में आपको स्टार्ट से ही बता रहा हूं, तो ये हमारे साथ क्या होगा, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वेरी गुड, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये हमारे साथ, सही है। अब आ जाते हैं हम अपने MCQs नंबर 41 की तरफ। MCQs नंबर 41 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जाम्पल हमारे साथ कौन सी है, कौन सी है हमारे साथ हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जाम्पल। Granite. Number 8, sir. हाँ, ग्रेनाइट है, ठीक है। अब अगर ये दूसरे ऑप्शन देखे, विनेगर। विनेगर जो है ये थोड़ा सा तेजाब में पानी मिला के उससे क्या बनता है, उससे विनेगर बनता है, ठीक है। विनेगर किसे कहते हैं, सरके को कहते हैं। मिल्क जो है, मिल्क ये हमारे साथ क्या होता है, एक प्रॉपर सिंपल जो है एक सोल्यूशन होता है, ठीक है, जिसमें चीज़ें मिक्स हुई होती है होमोजीनियसली एक अपने एक प्रॉपर रेशो में। सोडा जो है ये भी हमारे साथ क्या है, एक मिक्सचर है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल देखिए, ग्रेनाइट जो है ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर हमारे साथ एक मैटर बना हुआ होता है, तो इस वजह से ये हमारे साथ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, सही है। 42 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की करेक्टरिस्टिक खसूसियत यही है कि इसमें जितने भी हमारे साथ कंपोनेंट होते हैं तो वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ बिल्कुल 100% परफेक्टली वो मिक्स हुए होते, तो बिल्कुल सेम सेम जो है वो नज़र आते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो इसमें कंपोनेंट होते हैं, जो सल्यूट होते हैं, तो वो सॉल्वेंट के साथ ऐसे मिक्स हुए होते हैं कि ओवरऑल जो है दोनों हमें एक ही चीज़ पर नज़र आती है। तो कंपोनेंट जो है ये हमारे साथ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड से मुराद ये है कि प्रॉपर डिजॉल्व हुए होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी। 43 में कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ मैटर इज अ डायमंड। डायमंड जो है ये किस किस्म की मैटर है। डायमंड जो है ये हमारे साथ एलिमेंट है, ठीक है।
एलिमेंट है। किस चीज़ की क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट से बना हुआ हमारे साथ क्या है? मैटर है। और एलिमेंट में कौन-सा एलिमेंट? कार्बन। कार्बन से बना हुआ जो है ये डायमंड जो है किस चीज़ से बने होते हैं? कार्बन से बने होते हैं, ठीक है? तो ये हमारे साथ एलिमेंट है। प्योर सब्सटेंस है हमारे साथ डायमंड, ठीक है? 44 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड का मैंने डिफिनेशन बताया था स्टार्ट में, यहाँ पर दोबारा वो डिफिनेशन आई है। कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइन, जो कि एक केमिकल प्रोसेस के जरिए दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन हुए हो, मिले हुए हो और उससे हमारे साथ एक सब्सटेंस बना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। 45 की तरफ आ जाते हैं। 45 में कहते हैं कि हमारे साथ व्हाट टाइप ऑफ मैटर इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। तो होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है? 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस। हमारे साथ एक होमोजीनियस मिक्सचर है। देखें ब्लड कैसे होमोजीनियस मिक्सचर है, कोई मुझे डिफाइन कर सकता है? सर उसमें आरबीसीज और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा सेम मिलाते हैं। हम्म और कोई? बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर की डिफिनीशन ही यही है, इसकी तारीफ ही यही है कि इसमें मौजूद जितने भी मिक्सर होते हैं तो वो इस तरीके से मिक्स हुए होते हैं कि वो ओवरऑल सारे मिलकर भी हमें वो एक ही चीज़ नज़र आती हो, ठीक है? तो अच्छा जी, इरम जबीन कह रही है कि मैं नहीं बोल सकती, तो उनका माइक का मसला है कि क्या मसला है कि वो नहीं बोल सकती? अच्छा जी, तो ब्लड जो है ये हमारे साथ क्या है? बेस्ट एग्जांपल है किस चीज का? होमोजीनियस मिक्सचर का। विच स्टेट सर ऑफ। आवाज बहुत ब्रेक हो रही अच्छा जी, आवाज ब्रेक हो रही है। बाकी स्टूडेंट्स को भी आवाज ब्रेक ब्रेक सुनाई दे रही है? यस सर, सम टाइम बीच में स्किप हो जाती है। अच्छा 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 अच्छा। चलिए कोई बात नहीं है, बस सिग्नल्स कभी कभी जो है ना, आपको पता है ना ऑनलाइन सिस्टम है तो कभी कभी एक वर्ड दो वर्ड जो है ना मिस हो जाते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं किधर है? अच्छा जी, 47। 47 में कहते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर हैज डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। देखिए गैस की जो प्रॉपर्टीज है वो तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है? इसका अपना ख़ास शेप होगा, इसकी अपनी वॉल्यूम होंगी, इसके साथ साथ इनके अंदर जो एटम पार्टिकल होंगे वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे की क्लोज होंगे, इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है? और इसमें जो वाइब्रेशन है, ठीक है, टू और फ्रो वाइब्रेशन इसमें होंगी। मतलब ये है कि आगे पीछे मतलब मॉलिक्यूल फ्रीली मूवमेंट नहीं करते, जस्ट वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी पोजीशन पर, टू फ्रो, ठीक है? तो ये क्या है? ये हमारे साथ प्रॉपर्टीज है सॉलिड के। फिर इसी तरह से अगर लिक्विड की प्रॉपर्टीज देखें तो इसमें हमारे साथ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो जो है थोड़े से रेगुलर पैटर्न में होते हैं, उसके बाद इरेगुलर हो जाते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में गैसेस मॉलिक्यूल के बनिस्बत इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है? और मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के दरमियान इनका फासला जो है थोड़ा सा जो है सॉलिड के बनिस्बत ज़्यादा होता है, ठीक है? इसी तरह से जो है ना इसका अपना डिफिनेट शेप नहीं होता। आप पानी को जिस चीज़ में डालते हो तो उसी चीज़ का शेप इख्तियार कर लेता है। इसका अपना ख़ास वॉल्यूम होता है, ठीक है? और स्लाइडिंग फॉर्म में ये मूवमेंट करती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड अप करके मूव कर रही होती हैं। तो ये हमारे साथ लिक्विड की क्या है? प्रॉपर्टीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो 46 में 47 में कहते हैं कि हमारे साथ मैटर की वो किस्म जिसका एक खास शेप और वॉल्यूम होता है तो वो क्या है? सॉलिड है। 48 में कहते हैं व्हाट हैपन टू द पार्टिकल इन अ सॉलिड व्हेन इट इज हीटेड। जाहिर बात है जब हमारे साथ सॉलिड के जो पार्टिकल है उसको हम हीट अप कराते हैं, उसको हम हीट देते हैं, तो दे मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप चम्मच का एक सिरा जो है उसको गर्म करते हैं तो उस एक सिरे से गरमाइश जो है ऊपर ऊपर आपके हाथों की तरफ आ रही होती है, तो मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जाइज होकर मॉलिक्यूल जो है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से
चम्मच के दूसरे सिरे पर आपको उसकी गर्माइश जो है वो फील हो रही होती है। तो ऑप्शन ए इसमें आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा। दे मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट। ठीक है, अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ेंगे। 49 में कहते हैं विच स्टेट ऑफ मैटर टेक द शेप ऑफ इट कंटेनर बट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। अभी मैंने आपको बताया था क्या है, लिक्विड है। ऑप्शन बी आपके पास इसमें सही आ जाएगा। सिंपल है कि नहीं? सिंपल है सर। और मैं दावे से ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इससे जो है ना आपके एग्जाम में एमसीक्यूज हर हाल में जो है इसी से आएंगे। तो बस अब आप लोगों का काम ये है कि इसको समझ के आप लोगों ने याद करना है। मैंने आप लोगों के लिए जो है ना क्या कहते हैं वो नवाला बनाया हुआ है, काने का निवाला। ठीक है, तो अब आपका काम है इसको काना, इसको निगलना। अब मैं तो आप लोगों को जो है ना वो नहीं दे सकता ना, कि मुंह में नहीं दे सकता मैं, बल्कि मुंह में भी दे चुका हूँ आप लोगों को। बस आप लोगों ने इसको निगलना है, ठीक है, इस खाने को। सही है, ताकि आप लोगों के पेपर क्लियर हो जाए। सही है। जी सर। 50 50 in which state of matter do particles have the most freedom of movement? ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे साथ जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं तो ये फ्रीली मूवमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा। और फ्री मूवमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है, मतलब नील होती है, ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से ये फ्रीली मूवमेंट करती है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आएगा। 51 विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ नीदर अ डेफिनेट शेप और नॉर अ डेफिनेट, ना ही उसका कोई ख़ास शेप होता है, ना ही उसके कोई ख़ास वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो वो हमारे साथ गैस ही है, ऑप्शन सी। 52 में कहते हैं कि व्हाट हैपन टू द पार्टिकल। अच्छा जी, मैं एक बात करना चाहता हूँ। ये जो हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कम से कम जो है ना हर सब्जेक्ट में से जो है ना एक यूनिट जो है बाकी स्टूडेंट के साथ भी मैं शेयर करूँ, ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए कि उन्होंने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है ना वो मिस की है। और उनको जो है ना फिर थोड़ी सी जो है ना जेलेसी भी जो है ना उनको दिखानी है। ठीक है, ताकि थोड़ा सा जेलस हो जाए, कि फिर वो ऐसा ना करे, सर जो उनसे कहे तो उस पर यकीन करके सर की बात को फॉलो करे अपने ही फ़ायदे के लिए। तो एमसीक्यूज 52 की तरफ आ जाते हैं। 52 में कहते हैं व्हाट हैपन टू द पार्टिकल इन अ लिक्विड व्हेन इट इज कूल्ड। सिंपल बात है, जब पानी की मॉलिक्यूल जब ठंडे पड़ते हैं तो ठंडा पड़ने पर वो क्या हो जाते हैं, और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और इसी तरह से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उससे आइस बन जाते हैं। तो जाहिर बात है जब लिक्विड के मॉलिक्यूल कूल होंगे, उसकी जो हीटअप है वो कम होगी, डिक्रीज होगी, और वो टेम्परेचर जो है डाउन जाएगा, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक है, एक दूसरे के क्लोज आएंगे। तो ऑप्शन बी इसमें आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आएगा। 53 what happened to the volume of a gas when it is compressed। जाहिर बात है आपके पास जो है क्या है, एक कमरा है, उसमें जो है ना पूरा गैस जो है वो भरा हुआ है, लेकिन उसी गैस को जो है आप क्या करते हो, उसको आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस करते हो, तो जो पहले उसने वॉल्यूम घेरा हुआ था तो वो वॉल्यूम अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे साथ ऑप्शन सी जो है इसमें क्या आएगा, करेक्ट आएगा। जब आप गैस को कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें आपके पास करेक्ट आता है। 54 में कहते हैं विच स्टेट ऑफ मैटर हैज पार्टिकल that are highly packed together and vibrate in fixed position। तो ये भी मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स में बता चुका हूँ, सॉलिड है। 55 में कहते हैं व्हाट हैपन टू द पार्टिकल इन अ गैस व्हेन इट इज कूल्ड। जाहिर बात है जब गैस पार्टिकल को भी आप क्या करते हो, उसका टेम्परेचर डाउन करते हो, तो वही गैस पार्टिकल जो है गैस से कन्वर्ट होकर सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। ये एलएनजी का नाम सुना होगा, लिक्विड नेचुरल गैस। लिक्विड नेचुरल गैस जो है ये असल में पहले गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन उसका टेम्परेचर इतना डाउन कर दिया जाता है कि वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसफर करने के लिए जो गैस है उसको जो है ना लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें आपके पास सही आएगा।
56. Which state of matter is often described as having the ability to flow? तो फ्लो करने की एबिलिटी किस किस्म के मैटर में होती है? लिक्विड में होती है। तो ऑप्शन बी इसमें आपके पास सही आएगा। अच्छा जी, अब जो हम पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज, ठीक है, यूनिट नंबर 1 के, तो इससे जो है आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और मैं कहता हूँ कि इससे आए भी होंगे, हर हाल में इससे आए होंगे, क्योंकि ये बेसिक एमसीक्यूज है एटम के हवाले से। सबसे पहले एमसीक्यूज 57 में कहते हैं कि हु प्रपोज द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम? एटम के बारे में एक मॉडल पेश किया गया था जिसको नाम दिया गया था प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल। तो कहते हैं कि ये प्लम पुडिंग मॉडल किस साइंटिस्ट ने पेश किया था? तो ये जे थॉमसन ने पेश किया था, ये नाम याद रखें। 58 में कहते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ द एटम इलेक्ट्रॉन, बोहर ने जो है ना एक एटॉमिक मॉडल पेश किया था जिसमें उसने ये बात की थी कि हमारे साथ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये एटम में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक ख़ास स्पीड, एक ख़ास वेलोसिटी के साथ सर्कुलर मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि बोहर मॉडल ऑफ एटम के मुताबिक इलेक्ट्रॉन का क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस इन अ फिक्स एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल, एनर्जी शेल या एनर्जी सब लेवल, ये वर्ड में स्टार्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल होता है उसको एनर्जी लेवल कहते हैं। तो ऑर्बिट से मुराद सर्कुलर मूवमेंट है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर मूवमेंट करती है बोहर मॉडल ऑफ एटम के मुताबिक। 59 में कहते हैं विच मॉडल ऑफ एटम सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑर्बिटल विद एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। कहते हैं कि हमारे साथ वो कौन सा एटम का मॉडल था जिसमें ये बात की गई थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स में जो है ना अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ही ऑर्बिट्स में जो है ना मतलब सर्कुलर मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो ये किस मॉडल में ये बात मेंशन की गई थी या ये बात जो है बताई गई थी? तो अब इसको हम देखेंगे कि किस मॉडल में ये बात बताई गई थी। अच्छा जी, तो ये हमारे साथ है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ये बात की गई थी, ठीक है। 60 में कहते हैं हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम थ्रू द गोल्ड फॉइल। तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें रदरफोर्ड ने जो है ना एक गोल्ड फॉइल के ज़रिए जो है ना इलेक्ट्रॉन के ज़रिए गोल्ड फॉइल को जो है ना उसको टारगेट किया था, बम्बार्डमेंट उस पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की थी, जिसके ज़रिए उनको पता चला था कि हमारे साथ जो एटम है, ठीक है, तो एटम के दरमियान में हमारे साथ एक एम्प्टी स्पेस है। तो उन्होंने उस एम्प्टी स्पेस को नाम दिया किस चीज़ का? न्यूक्लियस का, ठीक है। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है ये हमारे साथ वो साइंटिस्ट है जिन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के ज़रिए न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया था एटम के अंदर। तो ऑप्शन सी इसमें आपके साथ क्या आएगा? करेक्ट आएगा। सही है? क्लियर है? कोई कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ जी, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक मॉडल, डाल्टन एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एटम क्या है? डाल्टन ने अपने एक मॉडल में बात की थी कि एटम जो है ये हमारे साथ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, जिसको ना ही हम इसको मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं और ना ही इसको हम तबाह कर सकते हैं, ठीक है। तो डाल्टन के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एटम जो है इनडिविजिबल है और एटम जो है इनडिस्ट्रक्टिबल है। इनडिविजिबल मतलब डिवाइड नहीं कर सकते, छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते और ना ही इसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। 62 में कहते हैं हु प्रपोज द आइडिया ऑफ एटम एज सॉलिड इनडिविजिबल स्फीयर। तो हमारे साथ डेमोक्रेटस जो थे ये हमारे साथ वो बंदे थे जिन्होंने ये बात की थी कि एटम जो है ये हमारे साथ एक सॉलिड होता है जो कि हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। 63 में कहते हैं विच सब एटॉमिक पार्टिकल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। मतलब ये है कि हमारे साथ एटम का वो कौन सा पार्टिकल है जिसको फॉर द फर्स्ट टाइम सबसे पहले उसको दरियाफ्त किया गया था? तो वो हमारे साथ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आएगा। 64 में कहते हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल मोस्ट ऑफ द एटम मास इज कंसंट्रेटेड इन द, ऑलरेडी मैंने आपको बताया
कि रदरफोर्ड मॉडल के मुताबिक ज़्यादातर जो एटम का मास है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था कि जो हमारे साथ एटम है, एटम के दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में हमारे साथ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये जो मास होता है एटम का, तो ज़्यादातर इस प्रोटॉन और इस न्यूट्रॉन के मिलाप से मिलकर हमारे साथ मास बनता है। तो इस वजह से कहते हैं कि हमारे साथ जो ज़्यादातर मास होता है एटम का, तो वो एटम के न्यूक्लियस की वजह से होता है। 65 में कहते हैं, हु प्रोपोज द आइडिया दैट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्पेसिफिक एनर्जी लेवल या शेल अराउंड द न्यूक्लियस। तो नील बोहर ने ये बात की थी कि हमारे साथ जो एटम, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इसके पास अपनी एक एनर्जी होती है और उस एनर्जी के बेस पर ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रही होती है, सर्कुलर मूवमेंट कर रही होती है। 66 में कहते हैं, विच मॉडल ऑफ द एटम सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव बोथ एज पार्टिकल एंड वेव। वो कौन सा एटॉमिक मॉडल है जिसमें ये बात की गई थी कि इलेक्ट्रॉन जो है ये एट अ टाइम वेव के तौर पर भी काम करता है और एट अ टाइम पार्टिकल के तौर पर भी काम करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ये बात बताई गई थी कि एटम जो है ड्यूअल नेचर के हैं, ठीक है। ड्यूअल नेचर के मतलब पार्टिकल के तौर पर भी काम करती है और वेव के तौर पर भी। 67 में कहते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नॉन एज। अभी मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो हमारे साथ ये क्या है, एटॉमिक नंबर आएगा। ऑप्शन ए जो है इसमें हमारे साथ क्या आएगा, सही आएगा। 68 में कहते हैं, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। देखें, ये हमारे साथ प्रोटॉन है, ठीक है, और ये हमारे साथ न्यूट्रॉन है। इस प्रोटॉन की तादाद और इस न्यूट्रॉन की तादाद को जब हम मिलाते हैं, प्लस करते हैं, और इससे हमारे साथ जो वैल्यू आती है, तो इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। या अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की तादाद या सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को मेंशन करें, तो फिर ये एटॉमिक मास नहीं होगा, बल्कि फिर ये एटॉमिक नंबर कहलाएगा। क्लियर है? इजी है कि मुश्किल है? इजी है सर, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा बस। थोड़ा सा मुश्किल है बस। ये थोड़ा सा जो मुश्किल है ना, ये मैंने आप लोगों के लिए ये लेक्चर वगैरह इसलिए किए कि ये लेक्चर्स के ज़रिए थोड़ा सा जो मुश्किल है ये भी आसान हो जाए। दूसरा, इसकी रिकॉर्डिंग में शेयर करूँगा, तो बस उसको फिर आप लोगों ने जस्ट देखना होगा। सिर्फ आप लोगों ने इतना करना होगा कि बुक तो ऑलरेडी आप लोगों के पास मौजूद है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, तो इस रिकॉर्डिंग को आपने देखनी है, सही है। और साथ में लाइक ज़रूर करना है, लाइक आप लोग नहीं करते हो यार। ये लेक्चर स्पेसिफिकली मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो जितने स्टूडेंट ने मतलब इनरोलमेंट की हैं, तो कम अज़ कम उतने लाइक तो आने चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप लोग ही ये वीडियो देख सकते हैं, बाकी लोगों को मैं ये शेयर नहीं करता, ठीक है। अच्छा जी, एटॉमिक मास हो गया। 69 में कहते हैं कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कैन बी कैलकुलेटेड। हमारे साथ एक एटम है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक एटम है जिसका एटॉमिक मास जो है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि एटॉमिक मास जो है मिसाल के तौर पर 16 है। एटॉमिक मास 16 है। तो मैं कहता हूँ कि इस एटम का जो न्यूट्रॉन मास है, न्यूट्रॉन मास, उसको मैं कैसे मालूम करूँगा, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसको हम कैसे मालूम करूँगा। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, आपके पास अगर एटॉमिक मास है वो क्या है, 16 है, और एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है, 8 है। तो आपने क्या करना है, 16 से माइनस कर देना है 8 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8। तो ये 8 जो है, ये जो 8 नंबर आया है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे न्यूट्रॉन नंबर। तो ये आपके पास हो गया न्यूट्रॉन नंबर की कैलकुलेशन। किसी भी एटम की न्यूट्रॉन नंबर को आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। आपको एटॉमिक नंबर दिया गया होगा, एटॉमिक मास दिया गया होगा, और आपसे कहेंगे कि इसका न्यूट्रॉन नंबर मालूम करें। तो बड़े हिस्से से छोटे हिस्से को माइनस करके आप इजीली न्यूट्रॉन नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है?
जी सर। अच्छा जी, वेरी गुड। सो 70 में आ जाते हैं। 70 में कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ऑलरेडी बता चुका हूँ, एटॉमिक मास है। 71 व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज 16 प्रोटॉन्स। अच्छा जी, 69 में कहते हैं कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कहते हैं कि एक एटम है, उसके न्यूक्लियस में हमारे साथ न्यूट्रॉन्स कितने तादाद में हैं। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपके पास जो है ना, मिसाल के तौर पर एक एटम है, तो ये इस एटम के न्यूक्लियस में आपके पास क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। आपको कहते हैं कि ये जो न्यूट्रॉन है, ये आप हमें बताएं कि इस एटम में न्यूट्रॉन कितनी तादाद में मौजूद है। आपको प्रोटॉन भी दिए हैं और आपको जो है ना वो भी दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, जो एटॉमिक मास है वो भी आपको दिया गया है। ठीक है, आपके पास मिसाल के तौर पर एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास आपके पास मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 16 है एटॉमिक मास, और आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है 8। तो आपने क्या करना है, इस बड़े वैल्यू से ये छोटी वैल्यू माइनस करनी है। 16 माइनस 8 क्या आएगा, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो ये 8 आपके पास आ गया है, तो ये है आपका न्यूट्रॉन नंबर। क्लियर है। कोई मुश्किल है। ओके, वेरी गुड। तो कहते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट है 16, अगर एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 16 है, सॉरी, डेट है 16 प्रोटॉन। कहते हैं कि एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो आप मालूम करें, और उस एटम में जो है हमारे साथ प्रोटॉन की तादाद कितनी है, 16 है। तो मैंने आपको कहा था कि एटॉमिक नंबर से मुराद ये है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन की तादाद आपको यहाँ पर बताई गई है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन भी 16 ही होंगे। तो ये हमारे साथ एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन अगर 16 है तो इसका मतलब ये है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 16 है। 16 है। देखिए, क्वेश्चन इंतहाई सिंपल होते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स देखे हों तो लेक्चर्स के दौरान भी मैं आप लोगों को कहता था कि आप लोग मेनली सिर्फ डिफिनीशन को याद रखें और इसके मतलब को समझें। आप लोग डिफिनीशन को याद रखेंगे तो उसी डिफिनीशन में ही क्वेश्चन का आंसर जो है वो मौजूद होता है। आप इस एमसीक्यूज को देखें ना, कहते हैं कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट दैट हैज 16 प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर की डिफिनीशन क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, या इलेक्ट्रॉन की तादाद या प्रोटॉन की तादाद। तो प्रोटॉन्स आपको ऑलरेडी दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर क्या है, 16 है। ऑप्शन ए आपके पास आ जाएगा। 72 में कहते हैं कि इफ एन एटम हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 8 एंड एटॉमिक मास ऑफ 16, कहते हैं कि एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 8 है और उसका एटॉमिक मास 16 है। सो हाउ मेनी न्यूट्रॉन डज इट हैज। तो फिर इसमें न्यूट्रॉन्स कितने तादाद में होंगे, तो वही फार्मूला अप्लाई करें। 16 से क्या करें, 16 से आप जो है ना 8 को माइनस करें। 16 से आप 8 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 8। तो 8 जो है ये आपके पास क्या है, आंसर है। कितना सिंपल है, खुद ही बताइए। ये चीजें आप लोगों को क्लास में कभी बताई गई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ सर। और फिर कहते हैं कि एमसीक्यू जो है ये मुश्किल आए थे। एक देखिए, गलती जो है ना, आप लोगों की गलती नहीं है। गलती जो है, मैं सीधा जो है अपनी तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन मैं जो सच है वो बताऊँगा कि आपकी जो टीचर है उनको थोड़ी सी जो है ना आप लोगों के साथ मेहनत करनी चाहिए सिंसियरिटी के साथ। तो फिर आप लोगों के पेपर बहुत ज़्यादा ईजी होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके कोर्स की ही चीज़ें हैं। अगर आपके कोर्स में इसमें से कोई भी एमसीक्यूज आपको नज़र आए और वो आपके कोर्स में ना हो, तो आप मुझे कह सकते हैं कि सर ये आपने अपने आप से ऐड किए, फजूल में आपने किए है। तो ये सारी चीज़ें आपके कोर्स में मौजूद है। 73 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। आप लोगों ने एटॉमिक नंबर पढ़ा है, एटॉमिक मास पढ़ा है, मोलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे साथ एम्पिरिकल फार्मूला आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे। ये सारी चीज़ें आपकी कोर्स में मौजूद है। तो कहते हैं कि मोलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस
जो है हमारे साथ मंजिल में से कौन से है, ठीक है, कौन सा जो है मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंट करता है। मोलिकुलर मास किसे कहते हैं? द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन अ मोलिक्यूल। मिसाल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल को समझे, आपके पास क्या है, एक मोलिक्यूल है H2O है। हाइड्रोजन जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा? 1 होगा। इसका एटॉमिक मास 1 है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो मतलब ये है कि 2 इसका एटॉमिक मास हो गया। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है? 16 है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन क्या हो गए? 16 हो गए एटॉमिक मास। तो 2 प्लस 16, इससे आपके पास आ गया 18। सो मोलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर का जो मोलिक्यूलर मास है वो क्या है? 18 है। तो 18 जो है ये आपका मोलिक्यूलर मास हो गया। सो एक मोलिक्यूल में हमारे साथ जितने भी एटम्स होते हैं, तो उसके एटॉमिक मास को जब हम प्लस करते हैं, उससे जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं मोलिक्यूलर मास। क्लियर है? नो सर, ये तो समझ नहीं आई, ये कहाँ से आया, ये 16 कहाँ से आया? ये 16 कहाँ से आया? बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया है। देखिए,